हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायपोल मोमेंट के बारे में। मैंने देखा था डायपोल मोमेंट, उसके डायरेक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। तो कल के लेक्चर में एक प्रॉब्लम था जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका अनसॉल्व प्रॉब्लम था। कई बच्चे इसके आंसर भी सेंड किए हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट आपको निकालना था और आप सेंटर ऑफ चार्ज का यूज़ कर करके डायपोल मोमेंट जो है आराम से आप इसको कैलकुलेट कर लिए थे। अच्छी बात है। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, वो आप निकाल लिए थे और इजीली आपने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसी के डायपोल मोमेंट को हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज का यूज़ नहीं करेंगे और निकालेंगे जैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी से अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, ये क्या है कि ये आपका एक रिंग था, ठीक है। ये आपका क्या था? एक रिंग था जिसका रेडियस आर था। क्या था? रेडियस आर। और यहाँ पे क्या था कि आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज था। चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा दिया हुआ था। तो अपन को क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट में क्या करेंगे कि यहाँ से आप थीटा पे जा करके एक डी थीटा कैसे कंसीडर कीजिए, ठीक है। थीटा पे जा करके डी थीटा, और एग्जैक्टली आप यहाँ पर भी जो है थीटा पे जा करके आप डी थीटा काटे, एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर बेटा ये क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको डायपोल बनाएगा। तो इस छोटे से डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है, यदि हम वो डीपी लिखें, उस छोटे से जो डायपोल बना है, यदि उसका डायपोल मोमेंट को डीपी लिखें तो बताइए डीपी क्या होगा? तो यहाँ पे जो डीपी होगा तो इसका चार्ज कितना है? थीटा है, रेडियस आर है, तो हम लिखे लैम्डा आर इंटू डी थीटा। ये क्या आपका चार्ज है, क्लियर। यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस लैम्डा आर इंटू डी थीटा, यहाँ पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर। तो डीपी क्या होता है? डीपी आपका होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का? आर आर टू आर। क्या होगा? आर आर टू आर। तो यहाँ देखिए निकल जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये आपका क्या निकल गया बेटा? डीपी। अब ये हमें क्या करना है? इस डीपी को ऐड करना है। तो आप देखिए कि जो डायपोल मोमेंट जो डीपी का जो डायरेक्शन यहाँ पर है, तो यदि हम फिगर को गंदा ना करें, यदि हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएं, तो डायपोल मोमेंट का बेटा डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, पार्टिकुलर दिस एलिमेंट्री चार्ज के लिए, ठीक है। यदि आपका ये एलिमेंट्री चार्ज दूसरा यदि हम लोग लें तो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आपका क्या करेगा? चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है ये पॉजिटिव है और ये आपका क्या है? नेगेटिव है। तो डायपोल मोमेंट जो होगा आपको
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ये भी आपका डायपोल मोमेंट हो सकता है। यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज कंसीडर करें, एग्जैक्टली यहाँ पे चार्ज कंसीडर करें, तो इस टाइप यहाँ भी हो सकता है। तो बेटा इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो क्या हम डायरेक्ट डायपोल मोमेंट को ऐड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे सेगमेंट कई बार ले चुके हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट लेंगे और उस कंपोनेंट को अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दोनों कंपोनेंट अपन अलग अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो आपका इधर है, इस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट है। ये बेटा क्या एंगल है, फिगर में हम थीटा माने हैं। तो बेटा इस डीपी का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट क्या होगा, डीपी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, डीपी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हुआ डीपी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हुआ डीपी साइन थीटा। यदि हम डीपी कॉस थीटा का सम निकाल लें और डीपी साइन थीटा का सम निकाल लें, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डीपी कॉस थीटा का सम निकालते हैं। तो अपन को डीपी कितना दिया हुआ है, 2 लेम्डा आर स्क्वायर डी थीटा, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 से π/2 तक लेंगे, क्लियर। आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। तो निकल गया 2 लेम्डा आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, 0 से π/2। तो निकल गया 2 लेम्डा आर स्क्वायर। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, डीपी साइन थीटा भी। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं 2 लेम्डा आर स्क्वायर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से π/2। तो आई थिंक यही निकलेगा सेम, 2 लेम्डा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों कंपोनेंट है वो निकल गया 2 लेम्डा आर स्क्वायर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो नेट होगा वो कितना होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, क्योंकि आपका जो डायपोल मोमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे पी नेट की बात करें और उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो निकल जाएगा दोनों वेक्टर से, ठीक है। इधर आपका एक डायपोल मोमेंट है, एक आपका इधर डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब दोनों सेम है, तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, p√2। फैक्टर्स आपको याद है, तो p कितना है, 2 लेम्डा आर स्क्वायर √2, ठीक है। तो बेटा देखो हम लोग इजीली जो है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो ऐसा ही डायपोल मोमेंट आपको आया था, 2 लेम्डा आर स्क्वायर √2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं डायपोल के कंसेप्ट को, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इस डायपोल की वजह से अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्फिग्रेशन देखना है, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। तो हम लोग डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ड्यू टू लाइन चार्ज निकाले थे, रिंग की वजह से निकाले थे, डिस्क के वजह से निकाले थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि डायपोल एक चार्ज है, दो चार्ज का कन्फिग्रेशन है, एक सिंपल डायपोल आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट लिखें आप, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल
एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग क्या समझेंगे, एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, एक को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक को हम लोग ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। वो सब आपके बुक में दिए हुए रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। तो सबसे पहले फटाफट आप लोग लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो हम लोग डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि आपका दो चार्ज है, ये आपका चार्ज माइनस क्यू है, ये आपका चार्ज प्लस क्यू है। तो आप जो है ये पूरे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स होते हैं, P मान लें, Q मान लें, R मान लें, S मान लें, जितने सारे पॉइंट्स हैं जो डाइपोल के एक्सिस पर हैं, तो ये सब सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके कहलाते हैं एक्सियल पॉइंट्स। ठीक है, तो यदि हम लोग एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग का ये सब पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि दोनों चार्ज के बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, इस पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो इसको हम लोग ब्रॉड ऑन एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और इसे हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो यही आपका एक्सियल पॉइंट है और आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डाइपोल ई एफ ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों को एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर ए डाइपोल, आप एक डाइपोल को कंसीडर कीजिए। आपका चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू है, आपका चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप 12 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि इसे जब डिवाइड करेंगे तो वो L और L हो जाए, इसलिए लिए हैं। यदि आप L लेते हैं तो आपका L/2 होता। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो इसलिए हम लोग 12 ले लिए। तो अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, जो आपका क्या है, एक्सियल पॉइंट है। तो हम लोगों को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ से जो आपका मान लीजिए, इसी से यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है बेटा, R मान लेते हैं। ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज से R मान लेते हैं। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे आपका, वो हो जाएगा R+12। तो ये आपका जो माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R+12। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्टेंस मान लिए। वो हम कहीं से ही मान सकते हैं, अपन जो माने उसको देखिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये जो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो क्या होगा, अट्रैक्टिव E1, और ड्यू टू जो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, E2, जो आपको रिपल्सिव होगा।
और हम लोग E1 E2 ईजिली निकाल सकते हैं। तो बताइए E1 E2 में कौन ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली है कि आपका जो E2 होगा वो आपका ज़्यादा होगा E1 से, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आपका कम है। क्लियर? तो यहाँ पर जो नेट फील्ड होगा वो नेट फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में आपका नेट फील्ड होगा। ये आपका क्या होगा, नेट फील्ड होगा। तो नेट फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, E1 और E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग E1 निकालते हैं पहले। तो बेटा E1 का यदि हम मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि अपन डायरेक्शन तो पहले ही देख चुके हैं, तो E1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका हो गया Q, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा R+12 का होल स्क्वायर। तो ये आपका E1 निकल गया। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चार्ज हो जाएगा आपका Q और बीच का डिस्टेंस R है, तो ये आपका हो जाएगा R²। तो हम लोग पॉइंट P पर E1 और E2 निकालिए। E1 क्या है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P एंड Q, एंड E2 जो है वो आपका क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है? तो अपन क्या किए, E1 और E2 कैलकुलेट कर लिए। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप इसको लिख लेंगे E1 क्या है और E2 क्या है। यहाँ पर हम वर्ड्स में नहीं लिख रहे, लेकिन आपको बता रहे E1 और E2 क्या है। क्लियर? तो नेट फील्ड की यदि बात की जाए, नेट फील्ड एट पॉइंट P, तो यदि हम लोग नेट फील्ड की बात करें तो बेटा फील्ड क्या होगा, नेट E2 माइनस E1 होगा। क्लियर? तो हम दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन आ जाएगा, अंदर में आएगा 1/R²। क्लियर? माइनस 1/R+12 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ जो एलसीएम आएगा वो कितना एलसीएम आएगा, R² इंटू R+12 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ऊपर में आ जाएगा आपको R+12 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे R² प्लस 4L² प्लस 2AB 4RL। 2AB, 2A आपका R है, B आपका 2L है। ठीक है? और माइनस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R²। क्लियर? तो आप देखें यहाँ पे R² आपका कैंसिल हो गया। ठीक है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया है, हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, वो आया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L² 4RL। तो यहाँ पे यदि हम कॉमन ले ले 4L को, तो अंदर बेटा क्या बचेगा, R+L, और नीचे क्या बचेगा, R² R+12 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? जो भी आपको R दिया हुआ हो, L दिया हुआ हो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। क्योंकि देखिए आपका -Q चार्ज है, +Q चार्ज है, बीच का सेपरेशन 2L है। तो बेटा ये डाइपोल कब होगा, ये आपका डाइपोल कब होगा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर डाइपोल। डाइपोल का कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको
कल के लेक्चर में बताया गया था कि आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, तो यदि वो डिस्टेंस जो है बहुत दूर पे हो, फार अवे फ्रॉम द चार्ज कन्फिग्रेशन, देन दिस चार्ज कन्फिग्रेशन इज नोन एज डाइपोल। तो यहाँ पे जो डाइपोल का कंडीशन होगा, वो डाइपोल का कंडीशन होने के लिए आपका जो आर का जो वैल्यू होगा वो मच ग्रेटर देन बेटा 12 होना चाहिए। दिस इज ए कंडीशन। आर का जो वैल्यू है वो आपका 12 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपका है कंडीशन फॉर डाइपोल। ये क्या आपका कंडीशन फॉर डाइपोल। तो जब इस अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए R+12 जो है इसको तो हम ऑलमोस्ट R लिख सकते हैं, 12 को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, और R+L यानी कि R+12 को आप R लिख सकते हो, और इसी टाइप से R+L को भी आप R लिख सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 4LR आएगा, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, R का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट पेज में काम करते हैं, क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो है हम लोग देखे थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू क्या आया था, वो आया था 1/4πε0, और यहाँ पे आया था 4L R+L, और यहाँ क्या था R² R+12 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आई थिंक आपका यही चीज़ आया था, ये टर्म। ठीक है। तो हम जब R+L को अप्रोक्सीमेटली R लिखें और R+12 को फिर अप्रोक्सीमेट यदि हम लोग R लिखें तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 1/4πε0 4LR R का पावर 4। आपका एक R कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, सॉरी Q भी था। क्लियर। तो निकल गया Q × 4L/4πε0 R3। तो अब जब इसे अरेंज करते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, वो क्या आया है बेटा, 1/4πε0। अब Q 4L को लिख सकते हैं Q × 2L, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या आ गया RQ। ये बेटा Q × 2L क्या है, ये Q × 2L क्या है, तो वहाँ पे आपका देखे थे दो चार्ज था, -Q और +Q। तो ये आपका बीच का डिस्टेंस क्या था बेटा 12, और हमें यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था जो कितना था R डिस्टेंस पे था। तो Q × 2L जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट ही है आपका। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2P/RQ। This is a very interesting result इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। आप पहले ये देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता था वो 1/r² को फॉलो करता था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये 1/r² को फॉलो नहीं करता है, ये 1/r³ को फॉलो करता है। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है ना, ये काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। आपको हम फील्ड डायग्राम बता के भी समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² को फॉलो क्यों नहीं करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ को फॉलो क्यों करता है, डाइपोल की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आपका है। ठीक है ना। तो ड्यू टू डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रॉप करेगा, यदि आप डाइपोल से फार अवे जाएंगे, वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप करेगा,
क्योंकि पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप करता है वो 1/r² को फॉलो करता है। बट यहाँ पे जो है ड्यू टू डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फॉलो कर रहा है वो 1/r³ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे अच्छा क्वेश्चंस भी है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स अकॉर्डिंग टू 1/r², बट ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट फॉल्स अकॉर्डिंग टू 1/r³। इसको आपको प्रूफ करना होता है, आपको दिखाना होता है, तो आप सिंपली ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है। क्लियर। तो अब तो हम एक पॉइंट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, ये रिजल्ट। क्लियर, जिस पे आपको हमने अभी डिस्कस भी किया है। तो ये पॉइंट आपको अपने कॉपी के नोट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि डाइपोल पॉइंट चार्ज से किस टाइप से जो है आपका अलग है। क्लियर। अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो पॉइंट पी पर जो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में था। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो वो नेगेटिव चार्ज से टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point is along the direction of the dipole moment। वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है। तो आपका ये सेकेंड पॉइंट है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, सेकेंड पॉइंट ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point due to dipole is along the direction of dipole moment। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उधर ही होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एट पॉइंट पी electric field due to minus q charge is opposite to the direction of dipole moment, and at point P electric field due to plus q charge is along the direction of the dipole moment, but net electric field also along the direction of dipole moment। So each and every point should be clear regarding electric field due to dipole। ठीक है, तो ये आपके एक्सियल पॉइंट पे था। तो नेक्स्ट आपका ये है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से। तो आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट आप लोग इसे खुद कर सकते हैं, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। चलिए हम लोग मिल के करते हैं। बेटा ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस आपका 2L है। तो सबसे पहले जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये पॉइंट P है और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, एम आई राइट? बिल्कुल सर, क्योंकि आपका ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड आपका अट्रैक्टिव होता है। क्लियर? और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रिपल्सिव टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, E1 E2 का फिर नेट निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये 12 है तो ये आपका L है, ये भी आपका L है, ये आपका R है, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L²। ठीक है, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाएगा, E1 यहाँ पे K Q बाई √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, K Q बाई R² प्लस L²। E2 क्या होगा, K Q बाई R² प्लस L²। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं E1 और E2 का जो वैल्यू है दोनों क्या आपका सेम है, क्या आपका सेम है। तो यहाँ पे E1 और E2 का जो वैल्यू है सेम है। ठीक है, उसे आप जो है कैलकुलेशन करने के पर्पज़ से आप उसे E मान लीजिए, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये आपका एंगल थीटा है, तो ये भी आपका एंगल थीटा होगा। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और E1 और E2 क्या आपका इक्वल है। ऑब्वियसली कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो E1 E2 को क्या करेगा, दोनों जो रिजल्टेंट इसका होगा, ये रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करेगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ई नेट की बात करते हैं। तो ई नेट क्या निकलेगा, √E का स्क्वायर प्लस E² प्लस 2E इंटू E² इंटू कॉस 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर? क्योंकि बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस 2 थीटा है। अब बताइए कॉस 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा। तो 180 माइनस 2 थीटा है आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉस का साइन तो होगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा। और 180 माइनस 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में है, यह आपका जो क्वाड्रेंट है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है कि कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि कॉस नेगेटिव होता है, सोचिए। आप जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू होती है वो आपका नेगेटिव होता है। अच्छा, तो हम लोग कॉस 180 माइनस 2 थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2E²। डायरेक्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो आपको पता है कि कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बताइए। यदि आप किसी को चेंज करें, कॉस स्क्वायर थीटा को जो है आप चेंज कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखिए आपको यदि याद है तो आप उसका डायरेक्ट यूज़ कर लें, ठीक है। बट यदि
आपको याद नहीं है तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू यदि पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 का 2 4 ई स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का आपका क्या हो गया रूट निकल गया, तो क्या निकल गया 2e साइन थीटा, क्या निकल गया 2e साइन थीटा। क्लियर। तो ये आपका निकल गया 2e साइन थीटा। अपन क्या करेंगे सबका वैल्यू पुट करेंगे। 2e क्या है के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर एल अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे निकल जाएगा, देखिए के है, अब यहाँ क्या है क्यू इंटू 2l और नीचे में आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम अप्रोक्सीमेशन यूज करें डायपोल का, कौन सा अप्रोक्सीमेशन कि आपका जो L का जो वैल्यू है वो आपका जो R का वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन L है, तो आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। जब आप लिख सकते हैं तो बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और पावर 3/2 है तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आर क्यू। जब आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो आपका जो क्यू इंटू 2l है वो क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि आपका ये बन जाएगा डायपोल। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। जो हम लोगों का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आया है देखें, वो आया 1/4πε0 क्यू इंटू 2l को अपन p लिख दिए और नीचे में क्या निकल गया आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 1/4πε0 p/r/q, जो आपका एक्सियल पॉइंट पे आया था उसका जस्ट हाफ है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 1/2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो आपको एक ये रिलेशन पता चला कि उसका जो है एक्सियल का हाफ होता है इक्वेटोरियल पे। क्लियर। और हम लोग देखे थे कि एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग था। बट यहाँ पे आप क्या देखे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था उस पर थोड़ा कमेंट कर लेते हैं। माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। और ये पॉइंट P था, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड इज अट्रैक्टिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रिपल्सिव। और दोनों आपका इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में P वेक्टर, और ये आपका E वेक्टर है। तो एक पॉइंट हम लोग को ये भी पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पे होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट का ट्वाइस होगा। क्लियर। तो ये सब सारे आपके इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्यू टू डायपोल। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। डायपोल के वजह से हम लोग उस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो ना इक्वेटोरियल पॉइंट है ना एक्सियल पॉइंट है, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है ना। हम उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं।
ठीक है ना। ओके, थैंक यू।